हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समग्र आईएएस पर। दोस्तों, यूट्यूब पर हमने उत्तराखंड पीसीएस को लेकर के एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी, तो कुछ कारणवश बीच में उसको रोकना पड़ा था। तो आज फिर उसको पुनः से स्टार्ट कर रहे हैं और हमने लास्ट फंडामेंटल राइट्स तक कवर किया था। तो आज हम आपके सामने पार्ट 4 कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डीपीएसपीज। ठीक है, तो इस पूरी सीरीज को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर टू द पॉइंट करेक्ट पॉइंट फॉर्म में पीवाईक्यूज़ को भी एनालाइज कर रहे हैं और आपको जितना रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड हम पूरा कंटेंट आपको फिल्टर्ड रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 4, ठीक है, जिसका नाम है डीपीएसपीज। ठीक है, राज्य नीति निर्देशक तत्व। यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य नीति निर्देशक तत्व, दैट मीन्स डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये मिस प्रिंट है। अब यहाँ पर ना हम इसका वर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर उसने एक वर्ड यूज किया है डायरेक्टिव, इसका मतलब होता है डायरेक्शन देना, दिशा निर्देशित करना। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, ऐसा क्या सिद्धांत रहेगा? स्टेट राज्य, हमने आर्टिकल 12 में देखा था। और पॉलिसी आपके पास क्या रहती है? गवर्नमेंट की नीतियां, मतलब राज्य जो सरकारें होंगी वो कोई भी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा हो, विधान परिषद हो, किस तरह से डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में अपना काम करेंगी। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा राज्यों को कि इस गाइडेंस के बेसिस पर जो भी प्रिंसिपल हैं उसको आपको फॉलो करना है। अब जो आपके पास पार्ट 4 है डीपीएसपीज, ये केवल और केवल प्रिंसिपल हैं, मॉरलिटी पर निर्भर है। यहाँ पर ये बोल रहा है राज्यों के लिए दिशा निर्देश देगा नीतियाँ जारी करने के लिए। अब इसका इंग्लिश वर्जन देखें, प्रोवाइड डायरेक्शन टू स्टेट मेकिंग पॉलिसी। ये भी हमने यहाँ पर बात की हुई है। दूसरा पॉइंट लिख रहा है नॉट जस्टिसिएबल। ठीक है, न्याय संगत नहीं है। क्यों है ये ऐसी बात? ये क्वेश्चन आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि न्याय संगत क्यों नहीं है। सिंपल है कि जब पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात हो रही है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकर थे उन्होंने बोला था कि जब कभी भी राज्यों के लिए डीपीएसपीज के आधार पर पॉलिसियाँ फ्रेम होगी तो केवल और केवल राज्य की फाइनेंशियल और उसकी टाइमिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में ही बात की जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर डीपीएसपीज को फॉलो किया जाए या उसको आधार मानकर कोई पॉलिसी लागू की जाए तो केवल और केवल हमें अपना फाइनेंशियल रिसोर्स देखना होगा और हमारा टाइम भी देखना होगा कि कब जरूरत हो रही है कि हम डीपीएसपीज का यूज़ करके कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क कर दे। आज के समय में जो हमारी सरकार रहती है, राज्य हो या केंद्र हो, तो अलग अलग स्कीमें जारी करती हैं, कभी नारी सशक्तिकरण को लेकर के, कभी वनरेबल सेक्शन को लेकर के, कभी वुमेन सेंट्रिक वो स्कीम्स जारी करती हैं। तो उसके पीछे का जो बैकअप है वो डीपीएसपीज है। डीपीएसपीज उसको प्रोत्साहन दे रही है कि आप इस तरह से पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये न्याय संगत क्यों है, मीन्स क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण क्या बोला है मैंने कि ये केवल और केवल किस पर निर्भर है? फाइनेंशियल स्टेट पर निर्भर है। स्टेट यहाँ पर राज्य से नहीं है, फाइनेंशियल स्टेट का मतलब होगा यहाँ पर उसकी स्थिति से। भाई मेरी स्थिति जो है वो 1000 रुपये की है कि 1000 रुपये में एक्स्ट्रा किसी को भी पे भी कर सकता हूँ, तो मैं किसी एक दूसरे व्यक्ति को हायर भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या बताएगा? वेलफेयर स्टेट। ठीक है, लोक कल्याणकारी राज्य की ये संकल्पना प्रधारित करेगा। अब ये वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे जिससे लोगों का उद्धार हो। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये दिशा निर्देश का यंत्र है। ये कीवर्ड है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट देके वो बना सकता है कि अबाउट पार्ट 4 क्या क्या हो सकते हैं। वेलफेयर स्टेट, इकोनॉमिक प्लस सोशल प्लस पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर डेमोक्रेसी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है
कि अगर वेलफेयर स्टेट की वो बात करेगा तो वेलफेयर स्टेट में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अफेयर की वो बात कर रहा है। ठीक है, कि हम आर्थिक आधार पर भी उत्थान करेंगे, सामाजिक आधार पर भी और राजनीतिक आधार पर भी। लेकिन अगर हम सीधा डीपीएसपीज की बात करें तो वहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल की बात होगी, पॉलिटिकल बात नहीं होगी। पॉलिटिकल जस्टिस या पॉलिटिकल स्टेट की बात जो होगी वो आपका फंडामेंटल राइट्स में होगी। ये थोड़ा आपको फैक्चुअल ध्यान रखना। लेकिन अगर हम एक हैप्पी डेमोक्रेसी की बात करें, एक परस्पर डेमोक्रेसी की बात करें, तो वहाँ पर तीनों ऑर्गन के इम्पोर्टेंसी ज़रूरी है। तीनों ऑर्गन बोले तो इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, अब ये कीवर्ड्स अक्सर दे दिए जाते हैं एग्जाम में पूछने के लिए, तो ये ध्यान रखना आपको। क्या क्या बोला है कि पार्ट 4 को नोबल फीचर बोला है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने। लेकिन वहीं कंसाइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला है? G ऑस्टिन ने। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो आपके पास पार्ट 4 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या है? आत्मा है, अंतर आत्मा जिसको बोलते हैं चेतना। ठीक है, ये बताएगी स्टेट को कि कब क्या करना है आपको। नेक्स्ट, तो जो हमारे डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपीज को आपको 3 क्लासिफिकेशन में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। एक है सोशलिस्टिक, दैट मीन सामाजिक। दूसरा है गांधीयन आइडियोलॉजी और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो इन तीनों पॉलिसी जब गवर्नमेंट कभी भी फ्रेम करेगी तो इन तीनों ऑर्गन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी फ्रेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि जो आपके पास पार्ट 4 है ये 36 से 51 आर्टिकल तक चलेगा। ठीक है, 36 to 51 आर्टिकल तक चलेगा। अब यहाँ पर अगर हम 36 की बात करें, आर्टिकल 36, तो आर्टिकल 36 बोल रहा है राज्य की परिभाषा जो अनुच्छेद 12 में दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स की आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई है वही डेफिनेशन आपकी स्टेट की आर्टिकल 36 में दी गई है जो कि डीपीएसपीज में लागू होगा। इट इज़ क्लियर यहाँ पर। अब एक बार जाकर के देखिएगा फंडामेंटल राइट्स में जब हम करा रहे थे भाग 3 में कि राज्य की डेफिनेशन क्या है, तो 36 में है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आर्टिकल 37, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई डीपीएसपीज फॉर मेकिंग लॉ, मतलब ये राज्य का कर्तव्य होगा कि जब कभी भी वो लॉ या कोई भी पॉलिसी फ्रेम करेगा तब वह डीपीएसपीज को बेस मान करके करेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी क्या बोलती है डीपीएसपीज में। सोशलिस्टिक, अब सीधी बात है कि जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमारे पास रशिया की आइडियोलॉजी है और इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंडित नेहरू प्लस गांधी जी। ठीक है, इन दोनों ने इस विचारधारा को अच्छे से पनपनाने की कोशिश की है भारत के अंदर में और कुछ हद तक ये सही भी साबित हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो हमारे पास सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो क्या बताना चाहेगी, तो जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है वो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करेगी। अब सीधी बात आती है कि यार ये समाजवाद है क्या? समाजवाद का मतलब होगा कि देश का जितना भी रिसोर्सेज है उस पर सीधा सीधा जो क्लेम होगा, जो हक होगा वो पीपल ऑफ इंडिया का होगा। ठीक है, भारत के लोगों का होगा और किसके अंडर में वो रहेगा? गवर्नमेंट के अंडर में वो रहेगा। तो ये आइडियोलॉजी है आपके पास समाजवाद। तो जब हम गवर्नमेंट के अंडर में भारत के रिसोर्स पर हक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की वो बात डिलीवर करेगा। क्लियर? तो अगर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी है तो ही तो हमारा जो राष्ट्र होगा या कोई भी ऐसा राष्ट्र जहाँ पर सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो किया जा रहा है तो वो वेलफेयर स्टेट की कैटेगरी में काउंट हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट बनेगा इंडिया तब अगर हम सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को डीपीएसपीज में पूरी तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए एप्लीकेबल कर दें तो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट। ये ध्यान रखना कि भारत कब बनेगा डेमोक्रेटिक सोशलिस्टिक स्टेट? व्हेन वी अप्लाई सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी इन द डीपीएसपीज। इट इज क्लियर? चलो
अब यहाँ पर इसी आइडियोलॉजी में पहला आर्टिकल आपके पास आता है आर्टिकल 38 ए, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गया बात। अब चलेंगे 38 का बी। 44वां संविधान संशोधन होता है 1978। अब यहाँ पर ध्यान देखिएगा, अभी जो उत्तराखंड में एफआरओ का एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में डायरेक्ट उसने क्या बोला है, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोले हैं कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, ईयर वाइज। तो आपके पास अब यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी है कि जितने भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रखे हैं, एटलीस्ट 100+ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत में हो चुके हैं, तो हमें 100 नहीं करने हैं, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो तो करके जाने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है अपर पीसीएस में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या होता है, आय में असमानता, इनकम इनइक्वालिटी, अवसर की कमी को कम करना। यहाँ पर ध्यान रखना, आय में असमानता। ठीक है, ये सब जोड़ा गया। ये सब जोड़ने के लिए हमको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा जिसका नाम है 44, और इसको कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया, आर्टिकल 38 बी। वही अगर हम आर्टिकल 39 में बात करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दैट मीन्स समान कार्य के लिए समान वेतन। यहाँ पर ये जो आइडियोलॉजी है ये क्या बता रही है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को समान सैलरी मिलेगी, समान वेतन मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मेल ज़्यादा काम कर रहा है और फीमेल कम काम कर रही है, काम दोनों बराबर कर रहे हैं, लेकिन एक जेंडर इनइक्वालिटी यहाँ पर दिखती है कि यार महिलाओं को कम पे किया जाता है। लेकिन इस विचारधारा को ख़त्म किया गया सोशलिस्टिक विचारधारा के तहत। आर्टिकल 39 में इसको एड ऑन करके बोला गया कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 39 ए। यहाँ पर मैं मेजर आर्टिकल डिस्कस कर रहा हूँ। आर्टिकल 39 ए ये क्या बोल रहा है, मुफ्त न्याय, मतलब फ्री लीगल एड, मतलब न्यायिक जो होगा वो फ्री होगा, न्यायिक सहायता फ्री होगी। इस पॉइंट को कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 42 कब आ रहा है और 44 कब आ रहा है। ठीक है, तो 42 1976 के तहत इस्टेब्लिश होता है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये लिखा हुआ है। 1987 में द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ये पास किया जाता है और इसको लागू किया जाता है। ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिस तरह से फ्रेम आ रहा है तो ईयर इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर वहीं पर हमने लोक अदालत का कॉन्सेप्ट भी लागू किया। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। आई होप नालसा आप क्लियर होगा। तो यहाँ पर ना आपको ध्यान रखना है कि जैसे नालसा है नेशनल लीगल, इसका जो अथॉरिटेरियन बॉडी होगा या जो इसको गार्जियन रहेगा वो होगा सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ जज, सीजीआई। अगर हम स्टेट नेशनल, ठीक है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी देखें तो जो हाई कोर्ट होगा वहाँ का जो सीजीआई होगा वो होगा। सिमिलर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगा तो जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है, वो इसको डील करेगा। तो ये मैच द फॉलोइंग के रिस्पेक्ट में या स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको दे सकता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क। ठीक है, हमें काम करने का अधिकार है। मनरेगा एज लाइक एग्जाम्पल है मनरेगा। हम मनरेगा में क्या होता है बात, मनरेगा के तहत ये बात हो रही है कि आप 100 दिन का रोजगार मांग सकते हैं सरकार से। राइट टू वर्क, हमें काम करने की अधिकार है। तो ये आर्टिकल 41 में मेंशन किया हुआ है। आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, मतलब जहाँ पर भी काम हो रहा है वहाँ पर कंडीशन जो होगी वो काम करने लायक हो। ऐसा नहीं कि हजार्डियस कंडीशन है या फिर थोड़ा मिसमैच फॉर्म में वो कंडीशन डाल दी गई है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ आर्टिकल 42 में हमने मैटरनिटी रिलीफ को भी जारी किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना, हमने 6 माह का मैटरनिटी रिलीफ जारी किया है, 3 मंथ बिफोर, 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। कई बार तो ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि वो 6 महीने एक साथ छुट्टी ले सकता, नहीं, ऐसा प्रोविजन है कि 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का। आर्टिकल 43 टू सिक्योर लिविंग वेजेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर वर्क, मतलब जीवन यापन को बचाना व जीवन स्तर में सुधार करना। ये आपके पास आर्टिकल 43
43 है। ठीक है, हमारे पास इतनी तनख्वाह, दैट मीन्स दैनिक मजदूरी एटलीस्ट उतनी हो कि हम एक बेसिक जीवन जी सकें, और साथ ही साथ हमारे पास जो वर्कर स्टैंडर्ड है लाइफ का, जो लाइफ है ऑफ वर्कर की, वो उस तरह से हो कि वो अपनी आपको इस तरह से फील ना करे कि हम द मार्जिनल सेक्शन। तो मार्जिनल सेक्शन की यहाँ पर वो बात नहीं आनी चाहिए। अब इसी आर्टिकल में 43 में 43A आर्टिकल जोड़ा जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल बन सकता है। ठीक है, 43A इसमें क्या आ रहा है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, मतलब उद्योगों में मजदूरों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। कैसे? उसके प्रबंधन में। यहाँ पे वर्डिंग ध्यान रखना। आपने लेबर यूनियन एक नाम सुना है, मजदूर संघ। ये जो लेबर यूनियन का कॉन्सेप्ट है वो यही बात बोल रहा है कि जितने भी मजदूर हैं वो एक ऐसा संघ बनाएंगे, एक ऐसा यूनियन बनाएंगे जिसमें वह यूनियन मैनेजमेंट में अपनी बात रख सके कि ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये पूरा आर्टिकल है आपके पास, आर्टिकल 43A, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा जाता है। इट इज़ क्लियर, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बनता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री कौन से आर्टिकल में है और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 47। अब आप इसको ध्यान रखना, 47 क्या बात कर रहा हो। रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब पोषण युक्त भोजन। ध्यान रखना, पोषण युक्त भोजन व लोगों का जीवन स्तर में सुधार। आज के समय में हम गोदामों के माध्यम से, FCI के माध्यम से फ्री में राशन बांट रहे हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से। उसके बाद कोविड में हमने एक स्कीम लेके आए, प्रधानमंत्री अन्न योजना। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, हम फ्रीली, ठीक है, राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोगों को। अब ये आर्टिकल 47 में मेंशन है कि ये सरकार का दायित्व है, ये राज्य का दायित्व है कि उस राज्य में निवास करने वाले लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, साथ ही साथ उन लोगों को पोषण युक्त भोजन भी मिले। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनरली हम क्रिटिक करते रहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है। अरे भाई, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड है। ठीक है, तो ये जितने भी हमने आर्टिकल अभी देखे हैं ये सारे सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे चले तो यहाँ पर आएगा आपके पास गांधीयन फिलॉसफी, कि गांधी की जो विचारधारा है या जो गांधीयन प्रिंसिपल हैं वो क्या बताते हैं DPSPs के बारे में। ठीक है, तो हमें पता है कि गांधी जी ने मेनली जो फोकस किया था वो विलेज डेवलपमेंट पे किया था, कि जो इकोनॉमी बूस्ट होगी इंडिया की वो तभी हो पाएगी अगर इकोनॉमी विलेज की बूस्ट होगी। तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस किया है। ठीक है, तो गांधीयन फिलॉसफी में पहला आर्टिकल आता है आपके पास, आर्टिकल 40, सेल्फ गवर्नमेंट, दैट मीन्स विलेज पंचायत्स। ये इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायतें कौन से आर्टिकल में आती हैं? 40 में आती हैं। और ये किसकी विचारधारा है? गांधीयन विचारधारा है। क्योंकि ये जो पॉइंट हम जनरेट कर रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज मतलब केंद्र सरकार से पावर आएगी स्टेट में और स्टेट पावर देगा पंचायत को। इसको ही बोलते हैं हम सेल्फ रूल, अपना शासन स्वयं। ठीक है, आर्टिकल 43। अब हमने उधर में 43A देखा तो सोशलिस्ट में, और गांधीयन में 43 देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, ये पॉइंट है। ठीक है, कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, जो छोटे मझले उद्योग हैं उनको बढ़ावा देंगे, तो गांव की इकोनॉमिक स्थिति बदलेगी, साथ ही साथ उनका इकोनॉमिक और सोशल जो स्पेयर है लोगों का वो भी बदलेगा। और उसी तर्ज पर आज के समय में हम महिलाओं को प्रोत्साहन करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के रिस्पेक्ट में। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलता है कहीं ना कहीं वो इसी विचारधारा को प्रेरित कर रहा है। और उस ग्रुप में आज के समय में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अलग अलग स्कीमें बिल्ड की जा रही हैं, जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी। तो ये सब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होगा कि अगर वो अच्छे से ग्रो करते हैं तो। फिर आर्टिकल 43B, ये इंपॉर्टेंट है। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के तहत यहाँ पर एक टर्म्स जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारिता समिति। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ पर अगर आप बात करें आर्टिकल 43 में, तो आर्टिकल 43 में ए, आर्टिकल 43 में बी, ये 3 आर्टिकल इसमें मेंशन है। इसमें आपके पास आएगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर 42 में जोड़ा गया, और इसमें आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में जोड़ा गया। आई होप ये पूरा जानकारी आपके पास आ गई होगी। नेक्स्ट आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 क्या बोलता है? SC ST वुमेन वीकर सेक्शन प्रमोट एजुकेशनल। ये सिंपल है यार, मैंने इसको सिंपल लाइन में डालने की कोशिश की है। इसका मतलब क्या है कि देश के अंदर में जितने भी वीकर सेक्शन है या जितने भी वनरेबल सेक्शन हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए एजुकेशन मैंडेटरी है। एजुकेशन के बिना उनका विकास नहीं हो पाएगा। तो जब हम उनको एजुकेशनल की प्रमोट इन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो उनको क्या है ना, रिजर्वेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है। तो सिंपल यहाँ पर 46 में ये गांधीयन विचारधारा है कि भाई एजुकेशन में अगर इनको प्रमोट करना है तो इनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट का नाम ही आज के समय में क्या है? रिजर्वेशन पॉलिसी है। ठीक है, जिसको हम एक पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 47 प्रोहिबिटेड टू कंज्यूम्ड ऑफ इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक्स एंड ड्रग। यहाँ ध्यान रखना कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक। आर्टिकल 47 दैट मीन्स भारत का कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को ये बात बोलता है, उनको वो एडवाइज कर रहा है कि आप आर्टिकल 47 के तहत जो प्रोविजन तय किया गया है कि मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगा सकते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक टर्म्स जोड़ी गई है कि केवल जो मेडिसिनल या मेडिकल पर्पस है, तो मेडिकल पर्पस के लिए ये वैलिड रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 48 प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ लॉ। ठीक है, गोवंश हत्या पर रोक, ये सीधी है यार। ठीक है, प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ आएगा, लॉ नहीं है। ठीक है, गोवंश हत्या पर रोक, आर्टिकल 48। तो गांधीयन फिलॉसफी में समझ में आया। अब हमारे पास आता है आगे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, मतलब बौद्धिक विकास। कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हमको खुद से जनरेट करनी पड़ेंगी। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम समान नागरिक संहिता को लागू कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब सिंपल है कि आपका जो रिलीजन है, जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है, जो आपका रिलीजियस प्रोपगेशन है, उसको आप हार्म नहीं कर सकते। ठीक है, उसको आप हार्म नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लेके आ रहे हैं, तो उसके पीछे फिर आपकी मंशा गलत है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही है। और उत्तराखंड आपको पता है एक ऐसा राज्य है जिसने कंप्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या कर दिया है, नोटिफाइड कर दिया है। साथ ही साथ देश के अदर राज्य हैं तो उस पर वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल 45 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 ईयर। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा में देखभाल, जैसे आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गए ना आर्टिकल 45 में। अब ये जो पॉइंट है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, सारे अमेंडमेंट में साथ ही साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड में पता रहे कि किसकी बात हो रही है, के तहत बदलाव। पहले 14 वर्ष आयु था, यहाँ पर ध्यान रखना भाई। ये है सीधी बात है कि 0 से 6, 6 से 14। ठीक है, अगर 0 से 6 की वो बात कर रहा है, ईयर है ये, तो यहाँ पर आएगा आपके पास आर्टिकल 45। अगर 6 से 14 की बात कर रहा है तो यहाँ पर आएगा आपके पास आर्टिकल 21A। ठीक है, आर्टिकल 45 में क्या आएगा, आंगनवाड़ी, और यहाँ पर आएगा प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, सरकारी स्कूल की एजुकेशन। अब 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में एक हमारे पास ड्यूटी भी जोड़ी जाती है कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व होगा
कि वह अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़े। ठीक है, एज वही है उसमें 14 वर्ष तक, 6 से 14, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, बट जो आपके पास 45 है अर्ली चाइल्ड, यहाँ पर 6 वर्ष से कम की बात हो रही है, ये डायग्राम माइंड में रखना। आर्टिकल 48 एनिमल हस्बेंड्री प्लस एग्रीकल्चर विद साइंटिफिक मेथड, मतलब ये क्या बोल रहा है आर्टिकल 48 में कि भाई जो हम खेती करेंगे या जो किसान है वो उस तरह की खेती किसानी करें कि जिस पर हम एक वैज्ञानिक मेथड का प्रयोग कर सकें, एक वैज्ञानिक विधि को यूज में ला सकें, जिससे क्या होगा, हम साइंटिफिकली जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको सस्टेनेबल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 48A, 48A में क्या हो रहा है, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत क्या जोड़ा इसमें, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट। ठीक है, सीधी लाइन है, यही एग्जाम में आपको दी जाएगी। ठीक है, मतलब जो हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ये आपके पास आर्टिकल 48A में है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि यही सेम प्रोविजन आपके पास ड्यूटी में भी है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी, उसमें भी इस प्रोविजन को डाला गया है। ठीक है, आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 में एक बात आ रही है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, धरोहर जो हमारी धरोहर होती हैं तथा ऐतिहासिक स्थल को बचाना। ठीक है, ये हमारी क्या है, डीपीएसपी से 49 में ये बात की गई है। आर्टिकल 50 टू सेपरेशन जुडिशरी फ्रॉम, सिंपल है यार, सेपरेशन पावर दी गई है। सेपरेशन ऑफ पावर किसका, कि जो एग्जीक्यूटिव है वह आपका लेजिस्लेशन से, सॉरी जुडिशरी से अलग रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो जुडिशरी है वो कैसी है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव से अलग है, लेकिन अलग नहीं है क्योंकि ये चेक एंड बैलेंसेस में इसको यूज में देखती है। ठीक है, फिर आपके पास इसमें एक आर्टिकल मिस हो गया, आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या बोलता है, इसमें बोलता है वो इंटरनेशनल ट्रीटी एंड पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा संधियां, ये आपके पास आर्टिकल 51 में आएगी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बड़े होंगे डीपीएसपी से, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लेकिन अगर हमको सोशल रिवोल्यूशन लेके आना है तो फंडामेंटल राइट्स प्लस डीपीएसपी दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आर्टिकल 51A है जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, और यह है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, और इसको रिकमेंड किसने किया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, इस कमेटी ने इसमें 10 ड्यूटी बोली थी कि 10 ड्यूटी हैं, लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि हमने देखा था 45 आर्टिकल में 2002 में हमने एक ड्यूटी और जोड़ी, अब टोटल 11 ड्यूटी हो गई हैं। ठीक है, और इसमें हमने क्या जोड़ा था कि प्रत्येक माता पिता का दायित्व है कि वह अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़े, प्राइमरी एजुकेशन से। तो ये आपके पास 11 ड्यूटी हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से मैच द फ्लोइंग के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम सीधा एग्जीक्यूटिव से शुरू करेंगे और उसमें हम अब राष्ट्रपति को डिस्कस करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो भी PYQs हैं, क्योंकि अब समय कम है तो PYQs को भी अच्छे से एनालाइज करते चलें क्योंकि रिपीटिशन होगा। अगर आप 150 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनमें से 50 क्वेश्चन आपको पिछले 10 सालों में जो भी आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं ग्रुप C या फिर छोटे मोटे एग्जाम में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको वहाँ से मैसेज दिखता हुआ मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।